हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ब्राइट कोर क्लासेस के एनसीईआरटी सीरीज में। इस सीरीज में हम क्लास 9 की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने चैप्टर 1, 2, 3 कंप्लीट कर लिया है। पिछली क्लास में हमने चैप्टर 4 शुरू किया था, जिसमें हम भारतीय जलवायु के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने भारत की जलवायु, मौसम और विभिन्न चीज़ों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम भारत के शीत ऋतु तक के वाला टॉपिक को हमने पढ़ लिया था। इस क्लास में हम ग्रीष्म ऋतु के आगे तक का टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। फ्रेंड्स, हम सबसे पहले जानते हैं ग्रीष्म ऋतु के बारे में। ग्रीष्म ऋतु कैसे होता है? तो ग्रीष्म ऋतु सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय तापपट्टी जब उत्तर की ओर खिसक जाती है, तो उसी से क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु यहीं से शुरू होती है। जो सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय तापपट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होता है। तो क्या होता है, उसी के एज अ रिजल्टेंट क्या होता है, मार्च से मई तक क्या होता है, भारत में ग्रीष्म ऋतु होता है। मार्च से मई में तापपट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च और मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान को देखकर लगाया जा सकता है। अगर हम बात करें तापपट्टी के स्थानांतरण के बारे में पता लगाने की, तो जो मई से लेकर मार्च से मई तक का जो बीच में डिफरेंट लैटिट्यूड्स पे जो टेम्परेचर है, उस रिकॉर्ड को, उस टेम्परेचर के रिकॉर्ड को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी तापपट्टी किस ओर खिसकी है। मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है। जो मार्च में जो दक्कन का पठार होता है अपना, उसका जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है वो कितना है, 38 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अप्रैल में मध्य प्रदेश एवं गुजरात का तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जो अप्रैल का महीना अपना होता है, वो मध्य प्रदेश और गुजरात का जो टेम्परेचर होता है 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मई में देश के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान सामान्यतः 45 डिग्री सेल्सियस होता है। जो मई का महीना होता है वो देश के उत्तर पश्चिमी भागों में, जैसे ये राजस्थान वाला इलाका हो गया, इसके बाद ये क्या है, गुजरात वाला इलाका है, ठीक है। तो ये देश का हमारा उत्तर पश्चिम क्षेत्र हो गया। तो जो मई का महीना होता है, इसमें देश का जो उत्तर पश्चिम भाग होता है, उसका तापमान जो नॉर्मली टेम्परेचर है वो कितना, 45 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान क्या होता है, जो प्रायद्वीपीय भारत है अपना, प्रायद्वीपीय भारत क्या मतलब क्या हुआ, जो ये समुद्री वाला इलाका है, जो तटरेखा वाला इलाका है, तो यहाँ पे क्या होता है, समुद्री प्रभाव के कारण जो तापमान होता है बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंसेस हमको देखने को नहीं मिलती है। देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में तापमान में वृद्धि होती है। जो हमारा देश का नॉर्थन पार्ट है, उत्तरी भाग है, उसमें क्या है, ग्रीष्म काल में तापमान में वृद्धि होती है। अगर आप उत्तर भारत के किसी भी राज्य में, से बिहार हो गया अपना, और उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इन राज्यों में अगर रहते होंगे तो आपको पता होगा कि कितना एक्सट्रीम हीट हम लोग फील करते हैं जब मई आता है, जून आता है। तो वायुदाब में कमी आती है। जब ग्रीष्म काल में क्या होता है, तापमान में वृद्धि होती है, तो क्या होता है, वायुदाब में कमी आती है। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर पठार तक मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर पठार तक एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। जो अपना मई का महीना है, उसमें क्या है, जो अपने देश के जो पश्चिमी राज्य हैं, उसमें क्या है, पटना हो गया, दक्षिण पूर्व राज्य हो गए पटना, छोटा नागपुर पठार, और उसके बाद क्या, उत्तर पश्चिम राज्य में, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में क्या था, थार के रेगिस्तान से लेकर दक्षिण पूर्व में पटना और छोटा नागपुर, यानी जो पश्चिम में हमारे देश के, यहाँ जो राजस्थान वाला इलाका है, राजस्थान वाले इलाके में यहाँ जैसे सब इमेजिन करिए अपने आप को, जैसे राजस्थान रेगिस्तान कहाँ पड़ेगा, लगभग यहाँ पर, और जो दक्षिण पूर्व में पटना और छोटा नागपुर पठार, लगभग यहाँ ऐसे इसको लोकेशन मैप में आप देख पाएंगे ऐसे लंबवत में। तो जैसे ये एरिया लंबवत में है, तो इस जो मई के अंत में जो टाइम होता है, तो देश के उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी भाग में जो पटना में और छोटा नागपुर पठार का क्षेत्र है, वहाँ पर क्या होता है, कम ढाल वाले
कम दाब के लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। वहाँ पर क्या होता है, लो प्रेशर का पैरेलल एरिया डेवलप हो जाता है। पवन का परिसंचरण इस गति के चारों ओर प्रारंभ होता है, और जो पवन का परिसंचरण यानी पवनों का चलना है वो क्या है, इस गर्त के चारों ओर प्रारंभ होता है। जब लो प्रेशर जनरेट होता है कहीं पर, तो पवनें क्या होती हैं, उसी के चारों ओर क्या होता है, उनका प्रवाह जो है, उनका परिसंचरण प्रारंभ होता है। लू ग्रीष्मकाल का एक प्रभावी लक्षण है। जो अपना लू है, जो उत्तर भारत में लू ग्रीष्मकाल में गर्म हवा चलती है, ये क्या है, ग्रीष्मकाल का एक प्रभावी लक्षण है। ये धूप भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती हैं। ये कैसी होती हैं, धूल भरी गर्म और शुष्क पवनें होती हैं, यानी ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए अगर आप लू में जाएंगे तो क्या होगा, आपकी त्वचा पे रूखापन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जैसे आप होठ फटना, ये सब जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं गर्मी में, ये इसी हवा के ड्राइनेस के कारण होती है, जो कि दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती है। और ये हवाएं कब चलती हैं और भारत कहाँ चलती हैं, ये दिन के समय में भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती है। कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती है। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। जैसे कई लोग इस हवा के प्रभाव में आते हैं, उनकी मृत्यु भी हो जाती है कई कारणों से। उत्तर भारत में मई महीने के दौरान मुख्यतः धूल भरी आंधियाँ आती हैं। जो हमारा नॉर्थन इंडिया, उसमें क्या है, मई के महीने में धूल भरी आंधियाँ आती हैं। ये आंधियाँ अस्थायी रूप से आराम पहुँचाती हैं। जब क्या होता है, एक्सट्रीम हॉट वेदर रहता है, तो क्या होता है, धूल भरी आंधी आएंगी, तो उससे ऑब्वियस सी बात है, जब हवा चलेगी तो उससे हमको थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा, क्योंकि ये तापमान को कम कर देती है। ये जो धूल भरी आंधियाँ आती हैं उत्तर भारत में, ये क्या करती हैं, टेम्परेचर को कम कर देती हैं तथा अपने साथ ठंडे समीर एवं हल्की वर्षा लाती हैं। अपने साथ ये क्या लाती हैं, ठंडे समीर यानी ठंडी हवा और हल्की बारिश। इन पवनों के, ये जो धूल भरी आंधियाँ आती हैं, ये अपने साथ ठंडे समीर यानी ठंडी हवा और हल्की वर्षा लेकर आती है। तभी तो ये अप्रैल मई के महीने में आप देखते होंगे आंधी भी आता है, और उस आंधी आने के बाद जैसे आंधी थमती है तो बारिश होने लगता है। तो ये इसी घटना को इसमें बताया गया है। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। कभी कभी आप देखते होंगे, जब क्या कहते हैं, ये गेहूं के फसल की कटाई का समय रहता है, तो बहुत तेज़ बारिश होती है, यानी मूसलाधार बारिश होती है और बहुत गरज के साथ में। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। इससे क्या होता है, हिमवृष्टि यानी जिसे हम ओलावृष्टि कहते हैं, वो भी होती है। बैसाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है। ये बारिश कब होती है, हिंदू कैलेंडर, जो इंडियन कैलेंडर है, उसके अकॉर्डिंग बैसाख के महीने यानी दूसरा महीना जो होता है उसमें होती है। इसी कारण से बंगाल के एरिया में क्या कहते हैं, काल बैसाखी कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। जो ग्रीष्म ऋतु है उसके अंत में कर्नाटक और केरल में क्या होती है, पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। क्या होती है, पूर्व मानसूनी वर्षा यानी प्री मानसून रेन। क्या कहते हैं इसे हम प्री मानसून रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्री मानसून रेन कहते हैं, प्री मानसून रेन भी कहते हैं इसको। तो ये कब होती है, ये ग्रीष्म ऋतु के अंत में, और कहाँ पे, कर्नाटक और केरल राज्य में होती है। इसी कारण इस आम जल्दी पक जाते हैं। जब ये वर्षा होती है तो वहाँ पे जो आम लगे होते हैं वो क्या होते हैं, जल्दी पक जाते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं, आम्र वर्षा भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आम्र वर्षा और ये काल बैसाखी, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ भी लिया जाता है। वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन। अब देखते हैं वर्षा ऋतु का आगमन भारत में किस प्रकार होता है। जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। जो जून का बिगनिंग फेज जब रहता है तो उसमें क्या होता है, जो अपने नॉर्थ के प्लेन्स है उसमें निम्न दाब यानी लो प्रेशर कब बनता है, मैंने पिछली क्लास में बताया था। जब एक्सट्रीम वेदर होगा, हवाएं बहुत गर्म होंगी, तो उनका प्रेशर क्या रहेगा, वो उनका प्रेशर लो रहेगा, तो वो लो प्रेशर क्रिएट करेंगे। यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करती है। जब उत्तर भारत के मैदानों में लो प्रेशर क्रिएट होता है, तो ये जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है उसमें जो व्यापारिक पवनें यानी ट्रेड विंड्स जो चलती हैं, वो उसको अट्रैक्ट करती हैं। ये दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें दक्षिण समुद्रों के उपोष्णकटिबंध क्षेत्रों से उत्पन्न होती हैं। ये जो दक्षिण पूर्व की व्यापारिक पवनें होती है, ट्रेड विंड्स होती हैं, ये दक्षिण समुद्रों के उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं। क्योंकि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर होकर गुजरती हैं, इसलिए ये अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती हैं। ये क्या होती हैं, ये पवनें क्या होती हैं, गर्म महासागरों के ऊपर से गुजरती हैं। अगर महासागर के ऊपर गर्मी ज़्यादा होगी
यानी उसको प्रॉपर मात्रा में क्या होगा, प्रॉपर अमाउंट में सनलाइट मिलेगा तो क्या होगा, वाटर वेपराइजेशन ज़्यादा होगा। वाटर वेपराइजेशन ज़्यादा होगा तो एयर में क्या होगा, मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा। तो ये हवाएं जहाँ भी जाएंगी अपने साथ नमी लेकर जाती हैं। ये पवनें तीव्र होती हैं तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत वेग से चलती है। ये पवनें इतनी तेज होती हैं कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की एवरेज स्पीड से चलती हैं। सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग 1 महीने में पहुंच जाती हैं। अगर हम बात करें उत्तर पूर्वी भाग की, तो इस भाग को अगर छोड़ दिया जाए तो मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग 1 महीने के अंदर ये पहुंच जाती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। ये जो साउथ वेस्ट मानसून जो होता है भारत में अंतर्वाह, जब ये भारत में आता है तो ये क्या होता है, मौसम को पूरी तरह से परिवर्तित कर देता है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिम घाट के पवनमुखी भागों में भारी वर्षा होती है। जैसे जो अपने ये हैं जो पश्चिमी घाट के जो पवनमुखी भाग है, जैसे मान लीजिए ये अपना हो गया वेस्टर्न घाट, ये हो गया वेस्टर्न घाट, तो ये वेस्टर्न घाट है। तो ये जो माउंटेन्स हैं तो इधर से जो हवाएं ऐसे इससे टकराएंगी तो क्या हो जाएगा, ये पवनमुखी ढाल हो जाएगा वेस्टर्न घाट्स का। तो जब ये मानसूनी पवनें वेस्टर्न घाट्स से टकराती हैं तो क्या होता है, ये अपने साथ क्या करती हैं, भारी वर्षा करती हैं। जो पवनमुखी ढाल होते हैं वेस्टर्न घाट्स के, तो मानसूनी पवनें टकराती हैं, उनकी वजह से भारी वर्षा होती है, लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक। दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी वर्षा होती है। जो अपना दक्कन का प्लेट्यू है और मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी इससे क्या होता है, भारी वर्षा, कुछ मात्रा में वर्षा होती है। यद्यपि ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं। वृष्टि छाया क्षेत्र किसे कहते हैं फ्रेंड्स, जहाँ पे वर्षा कम होती है, ना के बराबर होती है, तो ये वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें भी बारिश होता है। इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जब हमारे यहाँ एंटर करती हैं तो इससे क्या होता है, अधिकतर वर्षा देश के दक्षिण पूर्वी भागों में होती है। खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित मासिनराम विश्व के सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। जो खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित मासिनराम है अपना, ये क्या है, विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा, जिसे वर्ष का हाईएस्ट एवरेज रेन प्राप्त करता है। गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। बात करें गंगा की घाटी की, तो पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। जाहिर सी बात है, जैसे ये क्या था, गंगा की घाटी थी, जो पश्चिम में क्या थी, चौड़ी थी, और पूर्व में संकरी थी। तो जब यहाँ से जो मासिनराम जो यहाँ पे है, मासिनराम से जब मानसूनी पवनें इस साइड में बढ़ेंगी, पश्चिम की साइड में, तो ऐसा तो है नहीं कि किसी वाटर बॉडी के ऊपर से गुजर रही तो उसको प्रॉपर मात्रा में मॉइस्चर मिलता रहेगा। गुजर तो लैंड सरफेस से रही है, तो जब लैंड सरफेस से गुजरेंगी तो इनमें जो मॉइस्चर रहेगा वो क्या है, रेन कराती जाएंगी। और जब ये यहाँ पश्चिमी क्षेत्र में पहुँचेंगी तो क्या रहेगा, लगभग ऑलमोस्ट पानी ख़त्म हो चुका होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो मानसूनी पवनें हैं उनका पूर्व से पश्चिम की ओर जब उत्तर के मैदानों के क्षेत्र में गुजरती हैं तो इनका क्या है, बारिश का जो अमाउंट है वो क्या हो जाता है, घटता जाता है। राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। जैसे राजस्थान है और गुजरात है, इसके कुछ भागों में क्या होता है, बहुत कम रेन होता है। मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है वर्षा में विराम। मानसून से संबंधित जो घटना, एक अन्य जो घटना है वो क्या है, वर्षा में विराम, यानी वर्षा का रुक जाना। इस प्रकार इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। तो ये जो अंतराल होता है वर्षा में विराम, ये क्या होता है, आर्द्र भी होता है और शुष्क भी होता है। दूसरे शब्दों में मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। जो मानसूनी वर्षा है, मानसून रेन है, ये एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। इसमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं, यानी कुछ दिनों तक होती है। आप खुद भी महसूस करते होंगे, अगर उत्तर भारत में रहते होंगे तो कुछ दिनों तक लगातार भयंकर बारिश होती है। फिर क्या होता है, कुछ दिनों के लिए क्या होता है, बारिश रुक जाती है। मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति से अंतर संबंधित होते हैं। जो मानसून में ये विराम आते हैं, जो इंटरवल्स आते हैं, ये क्या है,
मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। विभिन्न कारणों से अगर कहीं पूछा जाए कि जो मानसूनी रेन में आने वाला विराम जो होता है वो किस कारण होता है, तो मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होता है। विभिन्न कारणों से गर्त एवं इसका अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है। बहुत सारे डिफरेंट रीजन्स की वजह से जो मानसून का गर्त होता है ये क्या होता है, इसका जो एक्सिस होता है ये उत्तर और दक्षिण की ओर खिसकता रहता है, जिसके कारण वर्षा का स्थानीय वितरण सुनिश्चित होता है। इसी वजह से क्या होता है, जो रेन का लोकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसी से डिटरमाइन होता है। जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है, जो मानसून का गर्त होता है उसका अक्ष अगर मैदान के ऊपर होता है तो इन भागों में वर्षा अच्छी होती है। यानी कि क्लियर कट लैंग्वेज में सीधे तौर पर हम कहें कि मानसून का जो गर्त होता है उसका एक्सिस जिस क्षेत्र में रहेगा वहाँ पर बारिश अच्छी होगी, भले वो उत्तर का मैदान है या भारत का कोई भी इलाका। मानसून का गर्त जिस जगह पे होगा उस जगह पे क्या होगी, वर्षा अच्छी होती है। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है, जब यही अक्ष क्या होता है, मानसून के गर्त का अक्ष कहाँ चला जाता है, हिमालय के समीप चला जाता है, तब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था होती है। जाहिर सी बात है, जो अपना क्या कहते हैं प्लेन का रीजन है, यहाँ से जब अक्ष जो हिमालयाज़ के रीजन है यहाँ पर जब शिफ्ट होगा तो इसका एक्सिस यहाँ पहुँच जाएगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ वर्षा नहीं होगी। क्या होता है, इससे क्या होता है, मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था होती है। हिमालय की नदियों के पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्रों में विस्तृत वर्षा होती है। जो हिमालय के नदियों के पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्र हैं, यानी कि जो हिमालयन रिवर्स के जलग्रहण क्षेत्र हैं उसमें क्या होता है, उसमें विस्तृत वर्षा होती है। इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ आती हैं। जो जाहिर सी बात है, ऊपर से पानी बरसेगा तो मैदानी क्षेत्रों में नदियाँ क्या हैं, ऊंचे क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में प्रवाहित होती हैं, तो मैदानी क्षेत्रों में जल का प्रवाह बढ़ जाएगा और उसके कारण क्या होगा, विनाशकारी बाढ़ें आएंगी, जान एवं माल की भारी क्षति होती है। उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है। जो उष्णकटिबंध के निम्न दाब की तीव्रता और आवृत्ति होती है, यानी फ्रीक्वेंसी होती है, वो क्या करती है, मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय को क्या करती है, निर्धारित करती है। ये निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है तथा मुख्य स्थलीय भागों को पार कर जाता है। जो लो प्रेशर का एरिया होता है वो कहाँ बनता है, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है और मुख्य स्थलीय भाग को पार कर जाता है। जो अपना मेन लैंड है उसको क्या कर जाता है, ये पार कर जाता है। यह गर्त निम्न दाब के मानसून के गर्त के अक्ष के अनुसार होता है। और ये गर्त कैसे होता है, निम्न दाब के मानसून के गर्त के अक्ष के अनुसार जो बनता है। मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। मानसून को क्या करते हैं, जो इसकी गर्त की अनिश्चितता होती है, मानसून को इसके लिए जाना जाता है। शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों की तीव्रता, आवृत्ति एवं समय काल में भिन्नता होती है। जैसे जो शुष्क स्थिति होती है, जो आर्द्र स्थिति होती है, इनकी तीव्रता और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो होता है, इसमें जो डिफरेंसेस होते हैं, इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ता है। तो क्या होता है, जो आर्द्र और शुष्क स्थितियों की तीव्रता, आवृत्ति और समय काल होता है, इसमें भिन्नता होती है और इसी कारण से एक भाग में अगर क्या होता है, बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में क्या होता है, सूखा भी पड़ता है। इसके आगमन एवं वापसी प्रायः अव्यवस्थित होता है। जो इसका आगमन है, शुष्क और आर्द्र स्थितियों का आगमन और वापसी क्या होता है, अव्यवस्थित होता है। इसीलिए कभी कभी देश के किसानों की कृषि कार्यों को अव्यवस्थित कर देता है। इसीलिए जो हमारे देश के किसान हैं वो क्या है, कृषि हमारे देश की क्या है, मुख्यतः किस पर निर्भर है, मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है हमारे देश की कृषि। तो इसी वजह से बारिश में अनिश्चितता होगी तो क्या होगा, हमारे किसान इससे प्रभावित होंगे। मानसून की वापसी अब देख लेते हैं, रिवर्सल ऑफ दी मानसून्स। अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी गति के कारण अक्टूबर नवंबर में क्या होता है, जैसे ये हमारी पृथ्वी होगी, सूर्य अभी तक क्या था, उत्तर के साइड में था। अब अक्टूबर नवंबर क्या करेगा, दक्षिण की तरफ आभासी गति करेगा। मानसून गर्त या निम्न दाब वाला, जो मानसून का लो प्रेशर वाला जो एरिया था, जिसकी वजह से क्या था, नॉर्थन हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड्स अट्रैक्ट हुई थी हमारे यहाँ, वो क्या होगा, अब साउथ के साइड में खिसकना शुरू कर देगा, उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो लो प्रेशर का जो अभी तक हमने देखा था, जो रीजन बना था हमारे भारत में, उत्तर भारत में, वो क्या होगा, मैदानों के ऊपर ये
शिथिल हो जाता है, यानी अनइफेक्टिव सा हो जाता है। धीरे धीरे उच्च दाब प्रवणता इसका स्थान लेता है। धीरे धीरे क्या होगा, उच्च दाब प्रवणता इसका स्थान लेगी। जैसे अक्टूबर से नवंबर के बाद दिसंबर में क्या होता है, हमारे यहाँ भीषण ठंडी पड़ती है। तो जब ठंडी होगी तो हवाएं क्या होंगी, हवाएं हाई प्रेशर में आ जाएंगी। यानी जो आप सामान्यतः ऐसे महसूस करते होंगे कि जब गर्म रहती है हवा तो हल्की होती है, ऊपर उठती है, और जब भारी रहती है तो क्या है, नीचे बैठती है। तो इस प्रकार से जो भारी हवा रहेगी, जब हमारे एटमॉस्फेयर और वेदर में क्या होगा, ठंडी रहेगा, तो एयर भी क्या होगी, उसी प्रकार उसी से ठंडी हो जाएगी। और नीचे बैठेगी तो उससे क्या होगा, एक लो प्रेशर क्रिएट होगा। दक्षिण पश्चिम मानसूनी शिथिल हो दक्षिण पश्चिम मानसून क्या होते हैं, इस प्रकार से जब हमारे यहाँ हाई प्रेशर बनता है तो क्या होते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून में होते हैं, धीमे हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं तथा धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं। जाहिर सी बात है, अभी हमने पढ़ा था जब हमारे यहाँ हाई प्रेशर था तो मानसून विंड्स अट्रैक्ट हुई थी। अब जब लो प्रेशर था, सॉरी, अब हाई प्रेशर हो जाएगा तो जहाँ पे लो प्रेशर होगा ये हवाएं उधर ही जाएंगी। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती हैं। बात करें अक्टूबर के प्रारंभिक फेज की, नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। जो हमारा उत्तर पश्चिम भारत का जो एरिया है, जैसे ये एक रफ डायग्राम बनाकर हम देख लेते हैं। जैसे ये अपना हो गया उत्तर पश्चिम भारत का एरिया, ठीक है। तो ये जो एरिया है अपना भारत का, यहाँ पे जो निम्न दाब वाली अवस्था थी, लो प्रेशर वाला जो सिचुएशन था, वो कहाँ अब स्थानांतरित हो जाता है, वो बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। और इसका कारण क्या है, इसका अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होने वाला चक्रवाती निम्न दाब के कारण जो हमारी उत्तर पश्चिम में निम्न दाब वाली अवस्था पाई जाती थी, वो बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाता है। और ये जो चक्रवाती निम्न दाब है, ये कहाँ पर बनता है, ये अंडमान सागर के ऊपर बनता है। चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं। ये जो चक्रवात आते हैं अंडमान सागर के ऊपर बन के, ये भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं, जिसके कारण व्यापक स्तर पर भारी वर्षा होती है। जिससे क्या होता है, हमारे पूर्वी घाट पे भारी वर्षा होती है। ये उष्ण कटिबंध चक्रवात प्रायः विनाशकारी होते हैं। जो उष्ण कटिबंध के चक्रवात हैं, ये कैसे होते हैं, ये विनाशकारी प्रवृत्ति के होते हैं। गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं। ये अपनी जो 4 प्रमुख नदियाँ हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियाँ, इनके 3 प्रमुख नदियाँ, इनके जो डेल्टा वाले इलाके हैं, सब सघन आबादी जिसमें होती है, जो पॉपुलेशन जहाँ का बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, वहाँ पर क्या होता है, बड़े पैमाने पर जान और माल की हानि होती है। कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भी पहुँच जाते हैं। ये चक्रवात जो होते हैं, ये पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भी पहुँच जाते हैं। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों तथा अवदाबों से होती है। जो कोरोमंडल तट है, उस पर क्या होता है, मैक्सिमम वर्षा इन्हीं चक्रवातों से होती है। ये जो अपना था प्रायद्वीपीय भारत, तो इसमें क्या था, आधा था नॉर्थन सरकार, और यहाँ से यहाँ तक क्या था, ये कोरोमंडल तट था। तो कोरोमंडल तट पर इन्हीं चक्रवातों की वजह से वर्षा होती है। वर्षा का वितरण, अब बात करते हैं रेन डिस्ट्रीब्यूशन की। पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। जो अपना वेस्टर्न घाट्स है, इसके भागों में, और उत्तर पूर्वी भारत के लगभग, उत्तर पूर्वी भारत का जो पार्ट है उसमें कितना, लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। इसे मौसम राम जो है अपना पूर्वोत्तर भारत में ही स्थित है। पश्चिमी राजस्थान और अपना जो पश्चिमी राजस्थान है और इससे सटे पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी, जो अपना पश्चिमी राजस्थान है उससे सटा पंजाब, हरियाणा और गुजरात के जो भाग हैं उनमें 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। दक्षिणी पठार के आंतरिक भागों एवं सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है? जम्मू कश्मीर जो दक्षिणी पठार के आंतरिक भागों एवं सह्याद्री के पूर्वी भागों में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है। इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा क्यों कम होती है? क्योंकि जो दक्षिण भारत का आंतरिक भाग है वो क्या है, वो छाया क्या कहते हैं, वर्षा के छाया क्षेत्र में पड़ता है। यानी जो वेस्टर्न घाट्स हैं, जो पवन अभिमुख ढाल है, वहाँ पे बारिश तो होता है, लेकिन उसके पीछे जो एरिया है, जो हमारा दक्षिण भारत का आंतरिक भागों में पड़ जाता है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर बारिश नहीं होती है।
इन या बहुत ना के बराबर होती है। इन क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षा की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। जो जम्मू कश्मीर का लेह वाला इलाका है, यहाँ पे भी वर्षा की मात्रा काफ़ी कम होती है। देश के शेष हिस्सों में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है। बाकी जो देश के इलाके हैं उनमें वर्षा की मात्रा क्या रहती है, मध्यम रहती है। हिमपात हिमालयी क्षेत्रों तक सीमित होती है। जो हिमपात होता है यानी जो अपना स्नोफॉल है, क्या स्नोफॉल, ये कहाँ तक सीमित रहता है, ये केवल हिमालयी क्षेत्रों तक सीमित रहता है। मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है। मानसून का जो नेचर है उसके रिजल्टेंट क्या होता है, एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाला जो वार्षिक वर्षा है उसकी मात्रा में डिफरेंसेस हमको देखने को मिलते हैं। वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिम घाटों के वृष्टि छाया प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। जो वर्षा की विभिन्नता होती है वो राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिम घाटों के वृष्टि छाया प्रदेश होता है उसमें अधिक पाई जाती है। अतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ें अधिक आती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ पर अधिक वर्षा होगी वहाँ पर क्या होगा, रिवर्स में वाटर सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस वजह से क्या होगा, वहाँ पे इसका रिजल्टेंट क्या होगा, बाढ़ आएंगी। जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखों की आशंका बनी रहती है। देखिए अगर अधिक वर्षा हो जाए तो भी दिक्कत, वर्षा नहीं हो तो भी दिक्कत। मानसून एकता का परिचय। अब मानसून क्या है, एकता का परिचय कैसे है, आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हिमालय अत्यंत ठंडी होने से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। जो हमारा हिमालय है वो क्या है, एशिया से आने वाली बहुत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। इसलिए क्या होता है, उच्च अक्षांश होने के बावजूद भी जो उत्तर भारत है वहाँ पर क्या है, तापमान ऊंचा बना रहता है। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से समुद्र के प्रभाव के कारण ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही अधिक सर्दी। इस प्रकार हम देखते हैं जो प्रायद्वीपीय पठार वाला क्षेत्र है वो तीनों ओर से समुद्र से घिरा है और इसी प्रभाव के कारण ना तो वहाँ पर अधिक सर्दी पड़ती है और ना ही गर्मी पड़ती है। इस समकारी प्रभाव के कारण तापमान की दिशाओं में बहुत कम अंतर पाए जाते हैं। और ये जो समकारी प्रभाव इसी के कारण क्या होता है, तापमान की जो दशाएं होती है इसमें बहुत कम अंतर पाया जाता है। परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। लेकिन इसके बावजूद भी जो भारतीय प्रायद्वीप है उस पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा जो पवन की दिशाएं हैं उसका क्या है, ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन होता है। उससे संबंधित ऋतु की दिशाएं ऋतु चक्रों को एक लय प्रदान करती हैं। जो पवन की दिशाएं हैं और उनसे संबंधित ऋतु की जो दिशाएं हैं वो क्या है, ऋतु चक्रों को क्या प्रदान करती हैं, एक लय प्रदान करती हैं, यानी एक रिदम बनाती हैं। वर्षा की अनिश्चितताएं तथा उसका असम वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। जो वर्षा की क्या कहते हैं अनिश्चितता होती है उसके बाद उसका क्या है, उस वर्षा का असमान वितरण क्या है, मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा इसके त्यौहार। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, जीव और वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन और उनके त्यौहार उत्सव सभी मानसून के लय के चारों ओर घूम रहे होते हैं। ये मानसून के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं, जैसे जो हमारे यहाँ जानते हैं आप लोग, हमारी यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है भारत की वो क्या है, एक जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है, वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। और कृषि हमारे यहाँ किस पे निर्भर है, हमारे यहाँ कृषि मानसून पर निर्भर है। ठीक है, तो अगर मानसून अच्छा है, बारिश ठीक ठाक मात्रा में होती है तो क्या होगा, कृषि अच्छा होगा। और कृषि अच्छी रहेगी तो जो कृषि से संबंधित परिवार हैं, किसान बैकग्राउंड से जो आते हैं वो क्या है, उनका इनकम अच्छी होगी। जब इनकम अच्छा होता है तो क्या होता है, हमारे त्यौहार उत्सव और हमारी लाइफस्टाइल सब चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इनकम पे ही डिपेंड करते हैं हमारे त्यौहार उत्सव और हमारे जीवन का जो स्टाइल है वो उस पर ही डिपेंड करता है। इससे क्या होते हैं, जो बींग्स हैं, जो जीव हैं वो, और वेजिटेशन और जो क्या कहते हैं एग्रीकल्चर साइकिल है, ये सब इससे अफेक्टेड होते हैं। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। जाहिर सी बात है, आप सभी देखते हैं, अगर आप उत्तर भारत में रहते होंगे तो हमें भीषण गर्मी के बाद क्या होती है, सबसे पहले मानसून का हम लोग वेट करते हैं। ये मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेज़ी लाती हैं। ये जो मानसूनी विंड्स हमारे यहाँ बहती हैं ये क्या होती है,
ये कृषि को जल प्रदान करती हैं और इस प्रकार हम देखते हैं कि खेती में तेजी आती है। संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती हैं। संपूर्ण देश को हमारे एक सूत्र में बांधती है। नदी घाटियाँ जो इन जलों का संवहन करती हैं उन्हें भी एक नदी घाटी इकाई का नाम दिया जाता है। एक सूत्र में कैसे बांधती हैं कि जब मानसून आता है तो हमारे देश के संपूर्ण भाग में बारिश होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि देश के सभी हिस्से मानसून से प्रभावित होते हैं और अगर हमारे देश का सभी हिस्सा किसी एक चीज़ से प्रभावित हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो चीज़ हमें एक सूत्र में बांधती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का क्लास। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम से जुड़ें, जिसका लिंक हमने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कहाँ पे? चैनल के डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से आप जाकर हमारे यूट्यूब टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको सभी क्लासेस के शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। थैंक यू सो मच।